मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। बीजेपी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सपा के मुस्लिम गढ़ में जीत का परचम लहराया। मुस्लिम समुदाय के मन में भी बीजेपी ने घर बनाया। यूपी विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर फिर एक बार विपक्षियों को दिखा ही दिया था कि जनता में किस तरह से भाजपा को लेकर विश्वास है। लेकिन उसके बाद जब रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव भी बीजेपी ने अपने नाम कर लिया तो इससे निश्चित तौर पर विपक्ष को जोरदार झटका लगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गढ़ आजमगढ़ और आजम खान का गढ़ रामपुर दोनों ही सपा की सीटें, वो भी आज से नहीं बल्कि कई सालों से। लेकिन बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव में तो इतिहास ही बदल दिया। विरोधियों को धूल चटा दी, विरोधियों का घमंड चूर चूर कर दिया। घमंड कुछ ऐसा कि ये सीटें तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन देखिए परिणाम, अच्छे खासे वोटों से बीजेपी के प्रत्याशियों ने इन दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। इस बीच में सबसे अहम सवाल ये भी है कि मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी ने कैसे कब्जा जमाया। कैसे मुस्लिम यादव समीकरण को भी बीजेपी ने फेल कर दिखाया। क्योंकि रामपुर में 50% से ज्यादा है मुस्लिम आबादी, आजमगढ़ में 40% से ज्यादा है मुस्लिम यादव आबादी, और यही तो वोट बैंक है जिसने सपा का साथ कभी नहीं छोड़ा था। फिर कैसे इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा। इन दो सीटों पर यह जीत असंभव सी थी, लेकिन बीजेपी ने इसे संभव कर दिखाया। दरअसल मुस्लिमों के प्रभाव वाली सीटों पर भगवा दल की जीत 2014 से बदलते पैटर्न का हिस्सा होने लगी थी, जबकि बीजेपी के किसी भी राष्ट्रीय स्टेट इलेक्शन में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में न उतारने के फैसले के स्पष्ट मायने ये निकाले जाते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है और अब अपने राज में मुस्लिमों को पीछे कर सिर्फ हिंदुत्व को और आगे ले जाना चाहती है। 2014 से ही बीजेपी विशेष रूप से यूपी और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बाद भी सीटें जीत रही है। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी का जलवा। साल 2009 से साल 2019 तक लोकसभा चुनावों को देखें तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां 2009 में बीजेपी को सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी। फिर साल 2014 में भगवा दल ने लोकसभा चुनावों में सीधी 9 सीटें निकाल ली। फिर साल 2019 में बीजेपी ने 9 सीटों से बढ़कर पूरी 13 सीटें निकाली। यूपी में भी मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के जीतने का रेशियो बढ़ा है। साल 2009 में बीजेपी को मुस्लिम प्रभाव वाली कोई भी सीट नहीं मिली थी। साल 2014 में 0 से बढ़कर सीधे 8 सीटें 2009 में जीती थी बीजेपी ने। फिर साल 2019 में बीजेपी को मुस्लिम बहुल 11 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो इन आंकड़ों का मतलब क्या ये निकाल लिया जाए कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बीजेपी से प्रभावित होना शुरू कर दिया है? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी के काम का सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है? तो ऐसा पुख्ता तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, बदलाव जरूर आया है, लेकिन इन इलाकों में बीजेपी ने एक रणनीति के तहत अपना कैंडिडेट सेट किया है। जी हाँ, जिन भी मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, लगभग उन सभी सीटों पर बीजेपी ने हार्डकोर हिंदू कैंडिडेट मैदान में उतारा। और क्योंकि बाकी सभी पार्टियों ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट को ही मैदान में उतारा, तो यहाँ बीजेपी को हिंदू कैंडिडेट उतारने का फायदा मिल गया, क्योंकि मुस्लिमों के अलावा उस सीट की लगभग सभी जातियों ने लामबंद होकर बीजेपी के हिंदू प्रत्याशी को अपना कीमती वोट दे डाला। और इस तरह से बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में भी परचम लहरा दिया। चलिए समझते हैं कैसे। उदाहरण लेते हैं अभी हाल ही में रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव का। साल 2022 में रामपुर में दो तरफा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। एक तरफ कमल के निशान पर ओबीसी उम्मीदवार घनश्याम लोधी थे, तो वहीं दूसरी तरफ थे आजम खान के बेहद करीबी आसिम रजा। घनश्याम लोधी क्योंकि एक गैर यादव ओबीसी हैं, तो रामपुर में मुस्लिमों ने अगर वोट नहीं भी दिया तो बाकी सभी जातियों ने दिया और उन्होंने विजयी होकर दिखा दिया। वहीं अगर बात आजमगढ़ की करें तो बीजेपी की तरफ से मैदान में भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ थे, सपा के धर्मेंद्र यादव मैदान में थे और बीएसपी के गुड्डू जमाली थे। यहाँ बीजेपी को गुड्डू जमाली के होने का फायदा मिल गया। समाजवादी पार्टी न जाने कितने साल से जिस एमवाई फैक्टर के अपने साथ होने का दावा करती रही है, वही फैक्टर इस बार बीएसपी के होने से सपा के लिए अभिशाप बन गया। बसपा के गुड्डू जमाली ने धर्मेंद्र यादव के हिस्से में आने वाला मुस्लिम वोट अपनी तरफ कर दिया और अखिलेश के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा।
अखिलेश के लिए चिंता की बात है कि आजमगढ़ में बीजेपी ने उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ एक यादव ओबीसी कैंडिडेट उतारकर जीत हासिल कर ली। इसके अलावा जो हमारे देश में वंशवाद की राजनीति भी चरम पर रहती है ना, उस पर भरोसा करने वालों के लिए भी ये करारा जवाब है, क्योंकि अब जनता हो गई है स्मार्ट, जो वंशवाद को नहीं बल्कि काम को देती है तरजीह। सिर्फ अगर आप यादव परिवार से आते हैं तो ये आपकी जीत की गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि मुस्लिमों और बीजेपी का मान लो 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन बाकी सभी जातियों में तो बीजेपी ने अपनी एक अच्छी पैठ बनाई है, फिर चाहे वो ओबीसी हो या एससी एसटी। एससी ओबीसी वर्ग बीजेपी से प्रभावित। साल 2019 में बीजेपी के 57.5% लोकसभा उम्मीदवार एससी ओबीसी रहे। साल 2017 में बीजेपी के 52.8% उम्मीदवार एससी ओबीसी वर्ग के रहे। यूपी में 50% पदाधिकारी और योगी की मंत्रिपरिषद का 48% हिस्सा एससी ओबीसी वर्ग पर ही आधारित है। 2024 से भी उम्मीद लगा सकती है बीजेपी। माना जा रहा है कि जैसे यूपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति सेट कर प्रत्याशियों को जीतने में मदद की, ठीक उसी तरह 2024 में भी बीजेपी से शातिरी से खेलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि इसके लिए बीजेपी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। साल 2024 के लिहाज से बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग भी गहरी पैठ जमा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदी हार्टलैंड में विपक्षी एकता की कमी ने मोदी को फायदे में रखा है। 2024 के लिए ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। बीजेपी ने 2024 के लिहाज से उधेड़-बुन तो शुरू कर ही दी है। देखते हैं ये कोशिशें चुनाव आने के बाद क्या रंग दिखाती हैं। वैसे आप बीजेपी की इन कोशिशों पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। जनता भूली नहीं है समाजवादी पार्टी सरकारों की लूट खसोट और अराजकता को, गुंडा राज को, भ्रष्ट राज को, उनके नेताओं के अराजकता को, बहन और बेटियों की इज्जत को खतरे में डालने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार, प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार, प्रदेश के विकास को ठप करने वाली समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों को, प्रदेश की पहचान को समाप्त करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार को जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जो अपार जन समर्थन आम जनमानस का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की हमारी सरकार ने विकास के लिए जो कार्य किए हैं, गरीब कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं, इनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोरखपुर में भी और फूलपुर में भी भारी बहुमत से चुनाव जीत करके